साहित्य का इतिहास दर्शन अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देती है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है, जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा। महाभारतकार ने इतिहास को ऐसा पूर्ववृत्त माना है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का उपदेश देता है, तो पुराणकार महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करता है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधक तक सीमित नहीं रहा, वह उसे शिवम एवं सुंदरम रूप देने का प्रयास करता रहा। परिणामतः उसने इतिहास में कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। दूसरी ओर पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। इतिहास के 4 लक्षण यूनानी विद्वान हेरोडोटस 456 से 545 ईस्वी पूर्व ने निर्धारित किए हैं। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः यह मानव जाति से संबंधित है। इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। डार्विन का विकासवाद प्राणी शास्त्र पर, मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर, स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी रहे हैं, किंतु सत्य यह है कि विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है, साथ ही इनके रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना भी आवश्यक है। आचार्य शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप ही इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी की यह भी धारणा है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियां प्रवर्तित होती हैं, उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण भले ही आदर्श प्रीत रहा हो, किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने यथार्थ को महत्व देते हुए इतिहास को गवेषण, खोज, अनुसंधान का स्वरूप प्रदान करते हुए इसमें वैज्ञानिकता का समावेश किया। इटालियन विद्वान बिको 1668 से 1744 ईस्वी यह स्वीकार करता है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। इतिहासकार को अतिरंजना एवं अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। वस्तुतः इतिहासकार अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करता है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। हीगल 1770 से 1831 ईस्वी ने स्पष्ट किया है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार अपने वर्तमान का अंतः संबंध अतीत से जोड़ने का प्रयास करता है। इतिहासकार वर्तमान के झरोखे से अतीत को देखने का प्रयास करता है। E.H. कार के अनुसार अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव के क्रम से रखना ही इतिहास है। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथकर ही तथ्य ऐतिहासिक बनते हैं। जब किसी तथ्य को की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही संदर्भ का पता चल जाता है, तो वह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों के में निहित संगति के सूत्र खोज लेती है। फ्रेंच विद्वान टेन ने यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न
प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामूहिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण परम आवश्यक है। हडसन ने इस मत को की आलोचना यह कहकर की है कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है। जर्मन चिंतक भी इस तथ्य को मान्यता देते हैं कि साहित्य के इतिहास की व्याख्या तद्युगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। मार्क्सवादी आलोचक द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों को सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों के मूल में स्वीकार करते हुए अपने एकांकी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। I.A. रिचर्डसन जैसे विद्वानों ने काव्य के शैली पक्ष की व्याख्या मनोविज्ञान एवं अर्थविज्ञान के आधार पर की है। कार्लाइल के अनुसार किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर भारतीय विचारकों ने पर्याप्त बल दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में सृजन शक्ति साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, सांस्कृतिक परंपराओं, युगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गतिशीलता प्राप्त करती है। उक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विश्लेषण युगीन चेतना एवं साहित्यकार की वैयक्तिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है: साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन, युगीन चेतना का अध्ययन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन, साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन, साहित्यकार द्वारा अभिष्ट की प्राप्ति। इससे स्पष्ट है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। इतिहासकार कृति का मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। आलोचना में जहाँ मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, वहीं इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर